मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बड़े पा चैनल के माध्यम से आपके सामने कुछ बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब अनलॉक हो गया हमारा देश। कोरोना की महामारी से लगभग 2 महीना से अधिक गुजरने के बाद अब हम अनलॉक 1 में जी रहे हैं। ऐसी अवस्था में मित्रों, मैं ये कहना चाहता कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना का अभी अपडेट जो न्यूज़ है वो भारत में लगभग 2 लाख से ऊपर मरीज़ हैं। 5,739 लोगों की मौत हुई है और ये लगातार अपनी गति से बढ़ रहा है। मज़दूरों का पलायन रुक गया है, संभवतः अपने अपने घरों में आ गए हैं, लेकिन उनकी हालात कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत का अर्थतंत्र गिरता जा रहा है, कहीं से भी संभलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक घोषणा आया है, कारोबारी 1 कदम बढ़ाएं, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी, ऐसी बात इन्होंने कही है। मित्रों, मेरा एक सवाल है कि ये जो अनलॉक हो गया, फेज़ 1 चल रहे हैं, तो फिर सब कुछ जब चल रहे हैं, सब कुछ अपने गति पे है, हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, रेलगाड़ियाँ चल रही है, आम जनता भी सड़कों पे आ गए हैं, अपने अपने कारोबार में लग गए हैं, तो फिर भारत का लोकसभा क्यों नहीं चल रहा? भारत के विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं क्यों नहीं चल रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे के कारणों को आप तमाम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं दूसरे विषय पे आज डिस्कस करने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ। मेरे हाथ में दैनिक भास्कर पेपर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत का एक बड़ा न्यूज़ है अमेरिका का। वो अमेरिका जो पूरे दुनिया के साम्राज्यवादी ताकतों का सरगना है, दुनिया के पूंजीवादी सिस्टम का सिरमौर है। हमारे भारत में भी जो सिस्टम चल रहा है, ये पूंजीवादी सिस्टम, मुनाफे पे आधारित अर्थव्यवस्था, इसका भी अमेरिका एक बड़े हस्ती के रूप में भारत पे हाथ रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका आज बड़ी विचित्र दौर से गुजर रहा है। वहाँ का एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पुलिस ने अपने इस ठेहुना को उसके गर्दन पे रख करके 9 मिनट तक इस कदर दबाया और वो चीखता रहा, आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़िए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जब तक कि उसकी दम नहीं निकल गई, तब तक के अमेरिकी पुलिस का जवान उसे छोड़ा नहीं और वो मर गया। तो ये अश्वेत जो अल्पसंख्यक के रूप में है, वहाँ लगभग 14-15% है, इनके खिलाफ अमेरिकी हुकूमत की जो तिरछी रवैया रही, उसका एक जागता हुआ उदाहरण था। और इस घटना को लेकर के
पूरे अमेरिका के 140 शहरों में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। मानता हूँ ये एक तत्काल घटना घटी वहाँ, श्वेत और अश्वेतों की जो लड़ाई चल रही थी, दुनिया में चल रहे हैं, माइनॉरिटी वर्सेस बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश पूरे दुनिया में होती है, हमारे यहाँ भी है, नो डाउट। लेकिन ये लड़ाई वहाँ ऐसी पसरी है कि जिसका हिसाब नहीं है। इसके पीछे कोरोना से जो संकट उभरे हैं अमेरिका में, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अमेरिका, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कोरोना डिजीज से इफ़ेक्टेड कंट्री बन चुका है। लगभग 18,60,000 लोग वहाँ कोरोना से पीड़ित लोग हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग अस्त व्यस्त हो गई है। लॉकडाउन का असर भी वहाँ बड़े पैमाने पे पड़े। ज़बरदस्त भूखमरी, उनका जो फूड स्टॉल हुआ करता था, जिसको लंगर बोलते हैं, खैराती भोजन, वो सारे बंद कर दिए गए। सड़कों पे लोग बिलखते नज़र आए। बहुत सारे चैनलों में भी ये बात दिखाई जा चुकी है, हम सबों ने देखा होगा, याद होगा आपको। और बेरोज़गारी भी बड़ी हद तक, बहुत दूर तक बढ़ गई। लगभग 30-32 करोड़ के देश वाली शहर, 30-32 करोड़ आबादी वाली देश, और वहाँ जो है 5 से 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। जिनके पास रोज़गार था उनकी रोज़गारें चली गई। ये सारा गुस्सा कहीं ना कहीं इस सरकार पे लागू हो रहे हैं। लोग सड़कों पे 140 शहर, हमारे यहाँ जैसा शहर नहीं, बड़े बड़े शहर होंगे वहाँ, हम तो गए नहीं। ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति में एक हास्यास्पद बात यह है मित्रों कि अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं, बंकर में घुस गए जान बचाने के लिए। सुरक्षा संबंधित जो सबसे अंतिम जो हिफाजत होती है, वो बंकर में चला जाना। एक बार और सुना था वहाँ, वो एक बिल्डिंग पे, आप भी जानते होंगे, वो 2 बिल्डिंग और उस पर जो है अटैक हुआ था, और उस अटैक में पूरा अमेरिका हिलने लगी थी, विचित्र स्थिति हो गई थी। तो उस समय जॉर्ज बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो कहा गया था कि आकाश में चले गए थे। तो वो आकाश में चले गए थे। आइए डोनाल्ड ट्रंप ज़मीन में चले गए। निकले, कुछ लगा कि कुछ शांति उन्ति है तो थोड़ा निकले। निकलते ही उन्होंने एक बड़ा भयानक वक्तव्य दे डाला, मैं सेना उतार सकता हूँ। सेना उतार सकते हैं, उतार सकते हैं आप, आपके पास सेना है, आपकी सेना है, लेकिन जनता से बड़ी अगर सेना होगी तब ना। कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कह के एक चैलेंज कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ और तुम प्रजा हो, जैसे भारत में होता है। अब सरकार और जनता का रिलेशन ख़त्म हो रहा है। अब पिछले आज़ादी के पहले हमारे मुल्क में जो
तंत्र हुआ करते थे, सामंतवाद हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे, वहाँ जनता नहीं होती थी, प्रजा होती थी। वही हाल अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब तो मैं फौज उतार सकता हूँ, सेना, जो मिसाइल लेके आएगा, जो तोप लेके आएगा और तुम सबको उड़ा देगा। पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर अमेरिका का, उन्होंने ट्रंप को बताया कि अगर कुछ अच्छी बात बोलने नहीं आती है आपको तो कृपया शांत रहें। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वहाँ का एक बहुत माने उस मुल्क का को चलाने वाला जो सरगना है पुलिस पदाधिकारी, वो अपने राष्ट्रपति को कह रहा है कि आप तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर अच्छी बात कहने नहीं आती है तो कृपया शांत रहें। ये जो है अमेरिका का पुलिस पदाधिकारी ऐसे समझाते हैं अपने देश के राष्ट्रपति को। मित्रों, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत के किसी पुलिस पदाधिकारी को, रक्षा पदाधिकारी को ऐसे समझाते होने का कहीं से भी कोई लक्षण नज़र आता है? बोलती निकलती है? आपको मालूम है ना, दिल्ली में दंगा भड़कने से पहले, ये जो अभी अभी दंगा जो हुआ कोरोना और लॉकडाउन से पहले, तो दिल्ली के बड़े पुलिस पदाधिकारी को ना एक नेता स्पष्ट कह रहा था कि समझ जाइए आप, अगर 2 दिन में ये शाहीन बाग का मामला नहीं शांत हुआ तो मैं देख लूँगा। और फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ देखें। उन पुलिस पदाधिकारी महाशय को क्या करना चाहिए था उस समय? उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए था, FIR करना चाहिए था, लेकिन एक वर्ड भी बोली तक नहीं निकली। खैर चलिए, अमेरिका का जो घटना है मैंने इसके बारे में जो बताया, और ये जो मैं अमेरिका के पुलिस पदाधिकारी की तारीफ़ की, तो ये नहीं आप समझे कि मैं उस सिस्टम का समर्थन कर रहा हूँ। मैं उस सिस्टम का बिल्कुल विरोधी हूँ, और मैं तो ये कहूँगा कि न सिर्फ वहाँ का अश्वेत, बल्कि जो भी वहाँ दबे कुचले बेरोज़गार नौजवान, किसान, खेत मजदूर हैं, सबको इन लड़ाई में शामिल हो जानी चाहिए, और इस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाना चाहिए जब तक कि वह अर्थव्यवस्था का समाप्तिकरण ना हो जाए। मित्रों, मेरी ये कामना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लड़ाई को वहाँ तक जानी चाहिए। हमारे भारत में कुछ दलों को मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकी लड़ाकुओं के पक्ष में खड़े हुए हैं, सड़कों पर तक आए हैं, और हम अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं ऐसा कह के नारा भी लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब मित्रों, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ जो हमारे बिहार प्रदेश का है। बिहार प्रदेश का है, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, बिगुल बज गए। बिहार में जो चुनाव होना था उसकी बिगुल बज गई। आयोग ने कहा बूथों का भौतिक सत्यापन करें अपने पदाधिकारियों को। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी DM SP को दिए आदेश, जिला स्तरीय प्लान, हेल्पलाइन नंबर, आपत्ति का निष्पादन। ये एक तैयारी शुरू हो गई है। इस पे मेरा आपसे बात करना है। इस देश के
अभी अभी कोरोना से इफ़ेक्टेड जो बेरोज़गार हुए हैं, पूरा का पूरा प्रवासी मज़दूर जो हुए हैं, इन तमाम लोगों से मुझे कहना है, मित्रों, कोरोना से जो लौटने वाले पूर्व के रेगुलर वाले, ये सब मिला जुला करके लगभग जो अपडेट न्यूज़ आए हैं वो 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। इसके लिए कोई चिंता फिक्र हमारे देश को नहीं, लेकिन उन्हें गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए। इसलिए चुनाव बहुत ज़रूरी है। लोकसभा खुले या ना खुले, लेकिन चुनाव होनी चाहिए। चुनाव होगी तो इनके जो वेजेज हैं, इनके जो पावर हैं, इनके जो गाड़ियां हैं, इनके जो विलासिता संबंधी तमाम चीज़ें हैं, वो सब के सब अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इनको चाहिए। इसलिए सब कुछ हो, लेकिन चुनाव किसी भी कीमत पे हम कराएंगे। मित्रों, मैं आपसे इस विषय पे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि क्या यह मरते हुए लोगों के ऊपर उसके छाती से गुजरने की खेल है या नहीं है? कौन ये करेगा? व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि ये 6 करोड़ जो लोग बेरोज़गार हैं, बहुत सारे लोग बाहर से चले आए हैं, हम कहाँ इनको रोज़गार देंगे? कैसे हम रोज़गार देंगे? इसकी गारंटी तो होनी चाहिए। इस पे कोई सोचने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष है। जो पक्ष में है उनकी बात तो छोड़िए, नीतीश जी और मोदी जी आज साथ साथ हैं, और हम समझते हैं कि मोदी जी अगर थोड़ा सा आँख तरेर देंगे तो नीतीश जी की आवाज़ ठिठक जाएगी। लेकिन जो बिहार के विपक्षी लोग हैं, मैं उनसे भी ये जानना चाहता हूँ, आरजेडी वालों से, आरजेडी के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुख्य विपक्षी पार्टी अपने को मानते हैं ना? बताइए तो आपके पास क्या स्कोप है? आपने 15 साल सत्ता संभाली थी, 15 साल के बाद नीतीश जी आए और दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे रहे। कांग्रेस के विरुद्ध तो आप आए थे और कांग्रेस को की नाकामियों को उजागर करते हुए आए थे, रोज़गार देने की बात कहे थे, विकास करने की बात कहे थे, दोनों मिलकर के कहे थे। लेकिन आप भी 15 साल रहे, राज्य को कुछ नहीं किया। नीतीश जी भी 15 साल रहे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अरे आप लोगों को तो एकाएक अजीब स्थिति में आप पड़ गए कि हमारे मुल्क से लगभग 3.5 करोड़ लोग, बिहार से 3.5 करोड़ लोग प्रवासी हैं और वो आ रहे हैं बिहार। आप तो चाहते हवाला कोरोना का दे रहे थे, लेकिन सवाल रोटी का था। आप जानते हैं कि आप उन्हें रोटी नहीं दे सकते। व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ तैर रही थी कि आपके एक एमएलए, नीतीश कुमार के एमएलए, जेडीयू के एमएलए, मधुबनी साइड के हैं, कहाँ के, जब रोजी रोटी की बात उनसे करने गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? पैदा करके छोड़ दिया, बाप से जाके मांगते क्यों नहीं हो कि हमें रोज़गार दीजिए? ये स्थिति है। और पगड़ी बांध करके चुनाव में निकल गए, चुनाव की तैयारी करने लगे। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव से भी पूछता हूँ कि भाई आपके पिताजी तो पिछले दौर में रहे, आप अभी आए हैं, इकोनॉमिक्स बताइए ना, क्या है आर्थिक
कहाँ रोजगार देंगे, कैसे विकास करेंगे? लोगों के पास काम नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, क्रय क्षमता जिसको बोलते हैं वो सब खत्म हो रहा है, और आप पे घरियाली आंसू रो रहे हैं। हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। जनता पूछेगी नहीं कि आप हमें रोजगार दीजिए। मित्रों, थोड़ा वामपंथी बंधुओं से भी मेरा कुछ इसी किस्म का सवाल है, कॉमरेड भाइयों से। कॉमरेड, आप तो रिवॉल्यूशन करने चले थे, लेकिन जनता को न सामंतवाद पता है, न पूंजीवाद पता है, और न समाजवाद पता है। आप खेत खलिहान में रहते तो हैं, लेकिन क्या ये शिक्षा देते हैं लोगों को? सिर्फ लालच हैं, इससे आप रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। अधिक मुनाफा पे आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं कहीं? अधिक मुनाफा पे आधारित व्यवस्था कैसी होती है ये कभी समझाते हैं आप? भीड़ जमा करना चाहते हैं, कर्ज माफ़ी करा देंगे, तो पीडीएफ से राशन दिला देंगे, तो ब्लॉक से प्रदर्शन करा करके सरकारी जो ये पेवन बंदी की जो स्कीमें हैं वो दिला देंगे, गैस सिलेंडर दिला देंगे। इससे रिवॉल्यूशन होगी? इससे ये अर्थव्यवस्था समाप्त होगा? हमें ऐसा लगता है मित्रों, कॉमरेडों, कि आप जो ये भीड़ जमा करते हैं कहीं न कहीं चुनाव के मकसद से करते हैं, और चुनाव में भी अपने दम पे आप तेजस्वी के साथ जाने के लिए बाह फैलाए हुए हैं। आप अन्य जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके साथ जुट जाने की कवायद करने लगते हैं। ममता के साथ जुटने की तैयारी करते हैं, अखिलेश के साथ तैयारी करते हैं जुटने की, मायावती के साथ जुटने की तैयारी करते हैं। आप में तो वो जज्बा भी नहीं है, आप में तो वो ताकत भी नहीं है कि आप अपने दम पे एक आध सीट जीत सकते हैं। लड़िए ना अकेले। मित्रों, विकट समस्या है। मैं देश की, बिहार की जनता से ये कहना चाहता, विकट समस्या है। ये जो चुनाववादियां हैं, चुनाव किसी भी तरह से होंगे हमें मालूम है। ये रावण बन करके आपके घरों में आएंगे और वोट रूपी सीता का अपहरण कर ही लेंगे। मैं आपको कहना चाहता कि थोड़ा सजग होइए। आपको राजनीति करनी पड़ेगी। ये सारी ताकतें, ये सारी पार्टियां, आम जो मजलूम है, आम जो मेहनत कश है, आम जो गरीब गुरबा है, दलित है, पीड़ित है आपके लिए ये पार्टियां। इन पार्टियों के पास आपके जीवन यापन से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इन सबों के पास अपनी विलासिता के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी दौलत इकट्ठा करने का सारा कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम में आप कहीं नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता कि आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको सोच समझ रखनी पड़ेगी, और नए सिरे से इस देश के निर्माण के संदर्भ में आपको सोचना पड़ेगा। ये एक बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर मित्रों। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।